नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम समास का आरंभ कर रहे हैं। कारक प्रकरण हो गए हैं। आज समास का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो समास में आज हम सिर्फ सामान्य अध्ययन देखेंगे और अगले दिन से अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ समास का सामान्य अध्ययन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि छठे सोपान में विभक्तियों का प्रयोग बताएगा, किंतु कहीं कहीं शब्दों की विभक्तियों का लोप करके शब्द छोटे कर लिए जाते हैं। यह तब संभव हो सकता है जब दो से अधिक शब्द एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। इस साथ में जोड़ने को ही समास कहते हैं, अर्थात दो से अधिक शब्दों को एक साथ रखने पर शब्द छोटा हो जाता है तो वो समास कहलाता है। तत्र समशमनम समास अर्थात समशमन अर्थात संक्षिप्तीकरण या मिलने को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण को ही हम समास कहते हैं। तो अनेक पदों का एक पद बन जाना संक्षेप है और समास का शब्दार्थ संक्षेप है। तो देखते हैं समास की परिभाषा। समास शब्द सम उपसर्ग अर्थात सम मतलब भली प्रकार और उपसर्ग लगाकर अस धातु अर्थात फेंकना, अस मतलब फेंकना, अश धातु फेंकना धातु से बना है और इसको प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ रखना और उनके आकार में कुछ कमी हो जाए, अर्थात शब्द छोटा, पद जो है वो छोटा हो जाए और अर्थ भी पूर्ण विदित हो। अर्थ में मतलब कोई परिवर्तन ना हो, अर्थ एक ही हो, लेकिन जो पद है वो संक्षिप्त हो जाए तो वो समास कहलाता है। जैसे सभाया पति अर्थात सभापति, सभापति का सभायापति, इसमें सभाया में प्रत्यय लगा हुआ है तो सभायापति ये बड़ा वाक्य है, ये बड़ा पद है तो इसका संक्षिप्तीकरण के सभापति हुआ। तो यहाँ पर सभापति का वही अर्थ है जो सभायापति का है, किंतु दोनों को साथ कर देना सभाया शब्द के विभक्त सूचक प्रत्यय यह का लोप हो गया और इस कारण शब्द सभायापति से छोटा हो गया है और सभापति बोलने में भी कम समय लग रहा है और वाक्य भी छोटा हो गया, लेकिन अर्थ जो पूर्ण वही है, अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे दो शब्द को जोड़कर समास करते हैं वैसे दो या अधिक समास अर्थात समस्त शब्द भी जोड़े जा सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पद भी जोड़े जा सकते हैं, जोड़ करके समास बन सकते हैं, अर्थात उनका संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है। आगे देखते हैं राज्ञः पुरुषा राजपुरुषा और धनस्य वार्ता अर्थात धनवार्ता। तो इस प्रकार दो समस्त शब्द हुए, राज्ञा अलग है, पुरुषा अलग है, दोनों को मिलाने पर राजपुरुषा बना। धनस्य अलग शब्द है और वार्ता अलग शब्द है तो दोनों को मिलाने पर धनवार्ता बना। इसी प्रकार दो समस्त शब्द हुए। अब यदि ये दोनों जोड़ दिए जाएं तो राजपुरुषस्य धनवार्ता अर्थात राजपुरुष धनवार्ता ये पूरा पद बनेगा। जैसे राजपुरुषस्य धनवार्ता है तो इसको मिलाने पर राजपुरुष धनवार्ता ये बना, यह एक समस्त पद बनता है। इस प्रकार कितने भी शब्दों को जोड़कर लंबे लंबे समास बनाए जा सकते हैं। कादंबरी में बहुत बड़े बड़े समास वाक्य हैं, बहुत बड़े बड़े समास हैं उसमें। संस्कृत साहित्य में किसी ग्रंथ में ऐसे समास हैं जो कई पंक्तियों के हैं। कादंबरी में आप देखेंगे 3 4 पंक्ति और नहीं 7 8 पंक्ति में समास है। इनका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है और ग्रंथ जटिल हो जाता है। जिन ग्रंथों में समास लंबे लंबे रहते हैं उनका अर्थ निकालना कठिन भी रहता है और वो हम लोगों के लिए कठिन भी हो जाता है पढ़ने में।
अगला पॉइंट है, किसी समस्त पद को तोड़कर उसका पूर्व काल का रूप दे देना विग्रह कहलाता है। किसी समस्त शब्द को तोड़कर उसका पूर्व रूप दे देना या पूर्व जो पहले शब्द था, जो पहले रूप था वो दे देना विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। समस्त शब्द टुकड़े टुकड़े करना, समस्त शब्द के टुकड़े करके ही समस्त शब्द के टुकड़े करके ही पूर्व रूप दिखाया जा सकता है। जब एक शब्द का शब्द को मतलब अलग अलग करेंगे तभी उसका पूर्व रूप दिखाई पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए वह विग्रह कहलाता है। उदाहरण, हरणार्था धनवार्ता का विग्रह धनस्य वार्ता होगा और हरणार्था का हरण अर्था होगा, हरण अर्थ होगा। किंतु शब्दों को कैसे और किन के साथ जोड़ सकते हैं, इसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नियम संस्कृत व्याकरणकारों ने नियत कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस शब्द को जब चाहा एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। ऐसा भी समास में नहीं है कि किसी भी शब्द को उठा के किसी और शब्द के साथ जोड़ दें। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम संस्कृत व्याकरणकारों ने नियत रूप से रखे हैं कि कौन सा सूत्र कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसा वाक्य बनेगा, किस समास के अंतर्गत आएगा, ये सब है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरणार्थ, रघुवंश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था। इस वाक्य का अनुवाद हुआ, रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कवि आसीत्। रघुवंश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वो रघुवंशस्य अर्थात रघुवंश का लेखक अर्थात लेखक का कालिदास अर्थात कालिदास प्रसिद्ध कवि का कवि था का आशीत हुआ। तो रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कवि आसीत्। इसे संस्कृत वाक्य में यदि समास करें तो इस प्रकार होगा, रघुवंश लेखक कालिदासः प्रसिद्धः कवि आसीत्, ये होगा। अगर संस्कृत में समास करेंगे तो रघुवंश लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि आसीत, ये होगा। कवि और आसीत में समास नहीं था, कालिदासा और प्रसिद्धा में भी नहीं हुआ। यहाँ पर कवि और आसीत में समास नहीं हुआ, कालिदासा और प्रसिद्धा में भी नहीं हुआ। कब किन दशाओं में समास हो सकता है, इसके मुख्य नियम नीचे सोपान में दिए गए हैं। समास के मुख्य 4 भेद हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका अर्थात बाबूराम सक्सेना के अनुसार 4 समास हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 समास हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल समास भी उसमें जोड़ा गया है और इसमें केवल समास नहीं जोड़ा गया है। लघु सिद्धांत में केवल समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि समास है, उसमें 5 समास हैं। पंचधा समासा पंचधा अर्थात 5 समास हैं। और लेकिन बाबूराम सक्सेना के अनुसार 4 समास हैं। अगर टीजीटी में यूपी टीजीटी में पूछा जाएगा प्रश्न तो उसमें 4 ही समास का हम करेंगे। अगर पीजीटी में पूछा जाएगा यूपी पीजीटी में तो उसमें हम 5 समास टिक करेंगे, क्योंकि जो पीजीटी है उसमें लघु सिद्धांत के अनुसार पूछा जाएगा समास, और जो टीजीटी में है वो बाबूराम सक्सेना के अनुसार संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो किताब लगाई गई है टीजीटी में उसके अनुसार पूछा जाएगा, तो उसमें 4 समास हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 समास हैं। इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास हैं, कर्मधारय और द्विगु। अर्थात तत्पुरुष के अंतर्गत 2 भेद हैं, 2 समास और हैं, कर्मधारय और द्विगु। जो ये कर्मधारय और द्विगु भेद हैं वो तत्पुरुष के हैं। इसलिए कभी कभी समास के 6 भेद पाए जाते हैं। हिंदी में 6 समास बताया गया है। द्विगु और कर्मधारय को अलग अलग बताया गया है, तत्पुरुष के भेद नहीं बताए गए हैं उसमें। लेकिन संस्कृत में तत्पुरुष के भेद बताए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो इसलिए लघु सिद्धांत के अनुसार 5 हैं और इसके बाबूराम सक्सेना के अनुसार 4 हैं। बाबूराम सक्सेना केवल समास की गिनती नहीं, मतलब केवल समास का यहाँ पे नहीं अध्ययन किया है, सिर्फ अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि 4 का ही उल्लेख किया है।
केवल समास का नहीं किया है। इसलिए कभी कभी समास में 6 भेद पाए जाते हैं। इन 6 भेदों के नाम इस श्लोक में आते हैं। द्वंद्व दिगुर अपि च अहम मद गेहे नित्यम अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारे एन अहम श्याम बहुव्रीहि। अगला पॉइंट है समास के 4 भेद। समास के 4 भेद समास में आए हुए दोनों शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता पर किए गए हैं। समास के जो 4 भेद हैं समास में आए हुए शब्दों के दोनों शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता पर किए गए हैं। जैसे अव्ययी भाव समास में समास का प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है। जो अव्ययी भाव में है वो प्रथम शब्द प्रधान रहता है और तत्पुरुष में दोनों शब्द प्रधान रहते हैं। हाँ, तत्पुरुष में प्रायः तत्पुरुष में दूसरा रहता है और द्वंद्व में दोनों प्रधान रहते हैं। देखो, अव्ययी भाव में प्रथम शब्द प्रधान रहता है और तत्पुरुष में दूसरा शब्द प्रधान रहता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान रहता है। देखो, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान रहता है और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान रहता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, लेकिन बहुव्रीहि में दोनों में से कोई अन्य पद प्रधान रहता है, अर्थात दो में से जिसका निर्माण होता है वो प्रधान रहता है, एक भी प्रधान रहता है, अर्थात दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द की विशेषण होते हैं। मतलब वही हुआ ना, दोनों के मतलब कि ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा प्रधान है, जो तीसरा बनेगा वाक्य दोनों को मिला करके वो प्रधान होगा। तो आशा करती हूँ कि आज समास का सामान्य परिचय आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल हम अव्ययी भाव का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।